जेठानी मेरी मोरनी। प्रिया की नई नई शादी हुई होती है और वो तैयार हो रही थी, तभी उसके कमरे में उसकी जेठानी रुचि आती है। अपनी जेठानी को देखकर रुचि बहुत हैरान हो जाती है। ये देखकर रुचि कहती है, क्या हुआ प्रिया, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? तुम्हें पता है ना तुम्हारी आज मुंह दिखाई की रस्म है। सब लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं और अब तक तुम तैयार भी नहीं हुई। दीदी मैं तो तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आप। है ना, तुम्हें भी यही लग रहा है ना कि मैं तैयार नहीं हूँ। मैं माँ जी से बोल रही थी कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन माँ जी मना करने लग गई मुझे कि मैं ही तैयार ना हो जाऊं। रुको तुम, मैं भी थोड़ा बहुत तैयार होकर आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, इतना ही बहुत है, अब आप और कुछ मत करो। क्या हुआ प्रिया, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं अभी जाकर कुछ और पहन लेती हूँ। पहले ही मोरनी बनी है ये, इतना सतरंगी कौन बनता है? अभी कुछ बोल दिया और इन्हें बुरा लग गया तो मुझे ही सब बोलेंगे। ससुराल में एक दिन भी नहीं हुआ और देवरानी जेठानी में तू में मैं होने लगी। क्या हुआ देवरानी जी, कहाँ खो गई? बताओ ना, सब ठीक तो है ना? ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना? दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, और ये कपड़े ना आप पर बहुत जच भी रहे। आपको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि आपकी शादी हो गई है। आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। अब इतनी भी कुछ खास नहीं लगती। लेकिन चलो मान लेती हूँ, हूँ बहुत सुंदर। कोई मुझे देख लेना तो बिना तारीफ करे रह नहीं पाता। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी आप। तुम्हें पता है, आसपास की लड़कियां ना मुझसे बहुत चलती है, क्योंकि मैं उनसे काफी बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। ऊपर से मैं कपड़े भी इतने अच्छे पहनती हूँ तो सबको ना जलन होती है मुझसे। अब आप हो ही इतनी सुंदर, लोगों को जलन तो होगी ही। तुम भी ना क्या मेरी तारीफ करने बैठ गई? मेरी तारीफ में तो पूरा दिन भी कम लगेगा। और आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है तो तुम तैयार हो जाओ। वहां भी सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। पर है तो तुम्हारी मुंह दिखाई। चलो बाद में बात करेंगे। हाँ, रुचि ऐसे ही हमेशा बन ठन के रहती, पर प्रिया को लगता है कि वो सिर्फ एक रस्म के लिए तैयार हुई है। फिर जब वो रोज रोज जेठानी को ऐसे तैयार होता देखती है तो कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन प्रिया अपनी जेठानी के साथ बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी उनकी पड़ोसन विमला मिलती है। आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और रुचि आज तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है अभी अभी मोरनी नाच के आ रही है। क्या आप भी सच में इतनी सुंदर लग रही हो? देखा प्रिया, मैं तुम्हें बताती थी ना कि सब लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं। तुम मानोगी नहीं, जहाँ जाती हूँ वहां सब लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि मुझे घर आकर 4 बार नजर उतारनी पड़ती है। नहीं तो क्या, अब रुचि है ही इतनी सुंदर। कपड़े देख रही हो, इतने अलग अलग है। एक आंख पर अलग काजल, दूसरी आंख पर अलग। सच में दूर से ही चमक जाती हो तुम तो। आंटी जी, अगर आपको भी मेरी तरह सब कुछ अलग अलग लेना है ना, तो मैं बता दूंगी कहाँ से मिलता है सब। मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ, आपको भी बता दूंगी। नहीं 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 नहीं, तू इतनी सुंदर लगती है, मुझे तो मन करता है बस तुझे ही निहारते रहो। तू हर चीज अलग अलग तरह की पहनती है ना, तुझे देखकर मोर ही याद आता है, जिसमें इतने सारे अलग अलग कलर होते हैं। तू भी बिल्कुल वही है, मोरनी। प्रिया बहू, तू अपनी जेठानी से कुछ सीखती क्यों नहीं? तू भी अपनी जेठानी की तरह मोरनी बनकर घुमा कर। हाँ प्रिया आंटी सही कह रही हैं, तू भी ना मेरी तरफ बनकर घुमा कर, फिर पूरे मोहल्ले में देवरानी जेठानी मोरनी बनेगी। नहीं नहीं दीदी, अभी तो आंटी जी ने कहा कि आप इतनी सुंदर लगती है कि आपको ही निहारने का मन करे। मेरा भी मन करता है कि मैं आपको निहारती रहूं। और वैसे दीदी हमें ना लेट हो रहा है घर जाने के लिए, माँ जी हमारा इंतजार कर रही होगी। घर चलते ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो जल्दी घर चलते हैं। दोनों वहां से घर चले जाते हैं, लेकिन अब प्रिया को अपनी जेठानी के साथ जाने में शर्म आने लगी थी, क्योंकि जहां भी वो जाते सब लोग वहां रुचि का मजाक बनाने लगते और रुचि उन लोगों की बातों में आ जाती और खुद को सच में मोरनी समझने लगती। कुछ दिनों बाद रुचि अलग अलग कलर की साड़ी लेकर अपनी ननद ज्योति के पास जाती है और कहती है, ज्योति जरा ये दोनों साड़ी देखो और बताओ इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है। वो क्या है ना, मुझे एक फंक्शन में पहननी है, मैं सोच रही हूँ कौन सी पहनूं, बहुत परेशान हो गई हूँ। भाभी अब कौन से फंक्शन में मोरनी का डांस करने जा रही हो? अरे हमारे घर के फंक्शन की बात कर रही हूँ। हमारे घर पर परसों सत्यनारायण की कथा है ना, तो मैं सोच रही हूँ सत्यनारायण की कथा में मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, इसलिए ना मैं तुमसे सजेशन ले रही हूँ। वैसे तो मेरी पसंद बहुत अच्छी है, सभी लोगों को पसंद आती है, बट इन दोनों साड़ी में कंफ्यूज हो गई हूँ। भाभी आपको क्या जरूरत है कोई भी साड़ी चूज करने की? आप तो बस आंखों में नीला और पीला काजल लगा लो, आंख बंद करके जो साड़ी चुन लोगी वही अच्छी लगेगी। पूरे फंक्शन में मोरनी लगेंगी, मोरनी, पंडित जी भी तारीफ करेंगे। हर कोई रुचि का इसी तरह मजाक बनाने लगता है, पर रुचि इस बात को समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद वो मोरनी बनी तैयार थी, तभी वो अपनी देवरानी से कहती है, चले प्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने सोचा घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती, तो क्यों ना मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं। बाकी सब तो चले गए, तुम ही बची हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ।
दीदी सब लोग शादी में गए हुए हैं और मैं भी पार्लर जा रही हूँ, आप कहाँ मेरे साथ आओगी? अरे नहीं नहीं नहीं, घर पर मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं रह पाती घर पर, मैं तुम्हारे साथ पार्लर ही चलती हूँ ना, मैं भी कुछ करवा लूंगी, वैसे ज़रूरत तो नहीं है मुझे। उनके साथ पार्लर जाऊंगी तो पार्लर वाली भी मजाक बनाएगी इनका। इनका क्या है, इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, मजाक तो साथ वालों का बनता है। वैसे हर जगह इनकी वजह से मेरा भी मजाक बन गया, अब वहाँ पर भी नहीं बनवाना मुझे। चले प्रिया। दीदी माफ़ करना, मैं आपके साथ जाना तो चाहती हूँ लेकिन मेरी एक फ्रेंड है ना, पहले मैं उसके घर जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया था, कुछ ज़रूरी काम है, फिर वहाँ से हम दोनों साथ में पार्लर जाएंगे। अगर आपको पार्लर जाना है तो अपने पास वाले में चली जाइएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम को मिलूंगी आपसे। बस अपनी जेठानी के साथ न जाना पड़े इसलिए प्रिया वहां से झूठ बोलकर जल्दी चली जाती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। प्रिया अपनी जेठानी के साथ कहीं बाहर जाना ही बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद प्रिया घर का काम कर रही होती है लेकिन उससे कुछ भी काम ठीक से नहीं होता। ये सब देखकर प्रिया की सास रमा कहती है, क्या रे, तुझसे काम ठीक से नहीं होता है? मैं देख रही हूँ तू कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती, बस अपनी जेठानी का मजाक बनाना आता है क्या? माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कब जेठानी जी का मजाक बनाया? मैं तो उन्हें कभी कुछ कहती भी नहीं हूँ। शायद तू भूल रही है कि मैं सास हूँ। तुम दोनों की सारी चीजें मुझे अच्छे से पता होती है। तुझे अपनी जेठानी के साथ कहीं बाहर जाना पसंद नहीं है, इसीलिए तो उसे कहीं लेकर नहीं जाती, उसका मजाक बनाती है। अरे मजाक बनाने में जब इतना आगे रहती है तो काम करने में क्यों नहीं रहती? अरे ढंग से काम किया कर। माँ जी आप क्यों खामखा प्रिया को डांट रही है? उसकी कोई गलती भी नहीं है, और हो जाती है ना छोटी मोटी गलतियां, काम ढंग से नहीं किया तो कर लेगी, और मैं हूं ना काम करने के लिए, आप भी ना। रुचि प्रिया का साइड लेती है। ये देखकर प्रिया को अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि उसने अपनी जेठानी का मजाक बनाया। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद प्रिया माँ नहीं बन पा रही थी, इसलिए उसकी सास उसे ताना देते हुए कहती है, तुझे शर्म आ रही है या नहीं आ रही? कब तक अपनी सुनी गोद को लेकर घर में भटकती रहेगी? मेरे घर का वारिस देखने का सौभाग्य मुझे मिलेगा भी या नहीं? माँ जी हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया लेकिन फिर भी अभी तक कुछ हल नहीं निकला। मैं भी चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं, पर भगवान की मर्जी के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। तू तो बांझ है बांझ, मेरी तो किस्मत फूट गई तुझे अपनी बहू बनाकर। पता नहीं कौन से नक्षत्र में तू मेरे घर में आई। रमा अपनी बहू को खूब सुनाती है। ये सब देखकर रुचि से रुका नहीं जाता। माँ जी बस कीजिए, जिस बात में प्रिया की कोई गलती नहीं है आप उसमें उसे क्यों सुना रही है? मेरा बच्चा भी तो है, अगर आपको पोते से इतना ही लगाव है तो उससे मिल लीजिए। उसे तो आपने पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया और यहाँ प्रिया पर दबाव बना रही है। भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं हो सकता, अब ताने देना बंद कर दीजिए। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, अब तक मैंने अपनी मोरनी जेठानी का बहुत मजाक बनाया, लेकिन आपका ये रंग मुझे भा गया। मुझे अच्छे से पता था सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन मैंने ना कभी भी इस बात को दिल से नहीं लगाया, इसलिए मुझे तुम्हारी बात का भी बुरा नहीं लगा। जिस तरह से रुचि अपनी देवरानी का साथ देती है, ठीक उसी तरह से प्रिया भी अपनी जेठानी का साथ देती है, और कोई उसका मजाक बनाता तो उसे जवाब भी देती है। कई महीनों बाद लॉकडाउन खुलता है तो साधना का बाहर की दुनिया से फिर से सामना होता है। अरे दूध वाले भैया, अब तो आप दे जाया करे दूध। दूध वाला साधना को देखकर हैरान रह जाता है। जो बहू इतनी स्टाइलिश और सुंदर हुआ करती थी, उसे ये क्या हो गया? अरे मैडम जी, कितने बुढ़ी लग रही हो, पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया। अरे ठीक है, अपना काम करो, बढ़िया है। साधना बड़बड़ाती अंदर आती है कि सास कहती है, अरे बहू कहाँ गई थी, और ये हाथ में क्या है? दूध है माँ, अब दूध वाले भैया आने लगे हैं दूध देने, लॉकडाउन खुल गया है ना। अच्छा, पहले तो मुझे लगा 10 नंबर वाली रीचा है ना, उसकी दादी आ गई, फिर ध्यान से देखा तो तुम, अरे काफी बड़ी लग रही हो, सामने के बाल तो देखो कितने सफेद हो गए। आप भी? ठीक है मान लिया, ले आऊंगी बाजार से 100 रुपए वाला रंग और लगा लूंगी किसी दिन खोलकर। क्या करूं, वक्त मिलता ही नहीं मुझे। अरे बाजार में इतने सारे पार्लर खुले हैं, वहां क्यों नहीं चली जाती? क्या करूंगी पार्लर जाकर माँ, जब घर में खुद से ही रंग हो जाता है, बस कटवा लूंगी कोई हल्की सी डिजाइन में। क्या कहा साधना, बाल कटवाना है? चलो चलो मेरे साथ, मैं पार्लर जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। अरे नहीं, आज तो मटर पनीर बना रही हूँ, राहुल का कॉलेज खुला है, काफी दिन बाद तो डिमांड आई है मटर पनीर की। अरे तो बना लो ना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, बाकी वहाँ पैक कर देगी। हाँ ले जा इसे पार्लर,
अरे पता नहीं क्यों खुद पर ध्यान ही नहीं देती। साधना किचन में जाती है। अदरक लहसुन पीस रही होती है कि सामने चमकते कुकर में उसकी परछाई पड़ती है। हे भगवान, ये मैं हूँ? बाल कितने सफेद लग रहे हैं, चेहरे पर चमक भी नहीं दिखाई दे रही है। ये कुकर को ही पलट कर रख देती हूँ, सामने दिखता रहेगा तो टेंशन होती रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, आखिर कब तक चेहरे को छिपाती। एक दिन, अरे साधना, लॉकडाउन में पूरी दुनिया साल पीछे पहुंच गई, लेकिन अकेली तुम साल आगे गई। अरे कैसी शक्ल बना रखी है। हाँ यार, रंग लगाने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है घर पर। अरे तो पार्लर जा, आजकल तो वैसे ही ब्यूटी सर्विस पर अच्छा खासा ऑफ चल रहा है, कम दाम में अच्छे हो जाएंगे तेरे बाल। अच्छा चल, पार्लर से याद आया, मेरी फेशियल की डेट है आज। अरे कैसी डेट? तेरा चेहरा तो वैसे ही चमक रहा है, मेरी हालत देखना। देख रही हूँ तभी तो जा रही हूँ कि कहीं ऐसी हालत ना हो जाए। सहेली के जाने के बाद साधना सोचने लगती है, बोल तो सही रही थी कि ब्यूटी सर्विस में डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन कितना चल रहा होगा? ऐसे तो 100 रुपए में ही मेरा काम हो जाता है। अरे कितना भी सस्ता पार्लर होगा, 500 से कम क्या लेगा? इतने में तो मैं 5 महीने बालों को रंग कर लूं। साधना यही सोचती घर को लौट रही थी कि पीछे से पति का दोस्त साधना की पैर छू लेता है, जिसे देख साधना सक पका जाती है। अरे ओमकार भैया, ये क्या? ओह भाभी आप, दरअसल साड़ी देखकर लगा आंटी जा रही है, बाल भी सफेद और साड़ी भी। वो साड़ी माँ जी की है, मैंने आज पहन ली, कोई बात नहीं। अरे पर भाभी आप राकेश की माँ जैसी लग रही है, बुरा मत मानिएगा, ये क्या हालत बना रखी है। साधना को समझ में आ जाता है कि अब तो वक्त आ ही गया है कि उसे खुद पर ध्यान देना ही होगा। वो घर आती है। उस दिन तो तुम्हारे कारण मैं भी पार्लर नहीं जा पाया, लेकिन आज जा रहा हूँ, चलना है तो बोलो साथ। अब तो साधना ने तय कर ही लिया था कि आज खुद के लिए समय निकाल कर ही रहेगी। हाँ हाँ, जाना ही तो है, मैं अभी तैयार होकर आई। साधना सास के पास आती है। अरे क्या हुआ साधना, कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ माँ जी, आपको कैसे पता? क्योंकि ये तेरा मुंह है ना, तभी ऐसा बनता है। अब बता क्या माजरा है। बहू सास को सब की बात बता देती है जो उसके साथ घटना घटी। ओ, तो तू इन सब के बोलने पर पार्लर जाने वाली है? हाँ माँ जी, लेकिन पैसे, मुझे लग रहा है कि कहीं मैं फालतू में पैसे तो नहीं लुटा रही। अरे देख बेटा, एक बार जीवन में खुद पर पैसा लगा कर देख, और जैसे जैसे लोगों के कहने पर तूने पार्लर जाने का सोचा, वैसे ही ये सोच ले कि जितने लोग तारीफ करेंगे तेरा पैसा वसूल होता चला जाएगा। क्यों? बहू को बात समझ में आ जाती है। वो सास के पैर छूती है और पति के साथ पार्लर चली जाती है। पार्लर वाला कहता है, आइए मैम बैठिए, क्या करवाना चाहती हैं? कटिंग, कलर? बस पार्लर वाले का ये कहना ही था कि साधना झट बैग में से एक फोटो निकालकर उसे दिखाती है। ये फोटो दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बाल चाहिए मुझे। ओके मैम, अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। वैसे आपके बाल ऑयली लग रहे हैं, पहले वॉश करना पड़ेगा। साधना क्या करती, अब सर दे दिया है ओखली में तो मुसल से डरना क्या। हाँ हाँ ठीक है, कर दीजिए। पार्लर वाला उसका सर धोता है, बाल सुखाता है, बीच बीच में बात भी करता है। और कितना वक्त लगेगा साधना? आधा घंटा तो वैसे ही हो गया है। आपको ही तो शौक था ना, लीजिए करिए अब इंतजार। पति वहां से चला जाता है और हेयर स्टाइलिश बहुत ही मेहनत से फाइनली साधना के बालों को किसी हीरोइन के बालों की तरह कर देता है, और फिर साधना के पति को आवाज लगाता है, सर यहाँ आ जाइए, मैं मैम के बालों को खोल रहा हूँ। जैसे ही साधना का पति सामने आता है, पार्लर वाला साधना के बालों को छोड़ देता है। वो जैसे ही कंधे पर गिरते हैं, साधना किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। तो कैसा लगा सर मैम का स्टाइल? साधना का पति साधना को देखता ही रह जाता है। अब क्या हुआ सर, ठीक नहीं लगा क्या? अब क्या कैसा लगा सर मैम का स्टाइल? मैम के स्टाइल पर तो हम पहले से ही फिदा है, लेकिन मान गए जी। साधना चलो ना, आज एक बार फिर शादी कर लेते हैं। जरूर। वैसे कितने पैसे हुए भैया? 5,000 रुपये मैम। साधना को तो समझ में ही नहीं आता कि उसने ये क्या सुन लिया। कितने कहा? रंग लगाने के? ये हेयर कलर है मैम, विथ स्मूथनिंग। 5,000 हुए हैं। हे भगवान, इतने पैसे!
इतने में तो मैं शादी में दुल्हन बन गई थी। नहीं आए दिन नहीं दे पाएंगे। अरे कोई बात नहीं साधना, शादी को 15 साल भी तो हो गया है। तब और अब में महंगाई कितनी बढ़ गई है, और हर 15 साल में अगर इतना ही खर्च कराओगी खुद पर तो कोई भी हंस हंस कर खर्च करते। मेरी जाने मन, विश्वास नहीं होता तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आप भी ना। साधना के पति की बात सुनकर साधना शर्मा जाती है और सोच लेती है कि अब थोड़ा थोड़ा खुद के लिए भी जीना